यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो इस वीडियो में मैं सुकृति और अक्षता का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे सुकृति का एंगेजमेंट सिद्धार्थ के साथ हो जाता है, लेकिन सुकृति अपने एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो अपने फियांसे से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए अक्षता और सासा एक आइडिया लगाती है। और अक्षता जब भी सिद्धार्थ का कॉल आता था तो अक्षता सासा को कॉल दे देती थी। अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। अक्षता सुकृति को बता देती है कि तुम्हें अब सिद्धार्थ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब सिद्धार्थ को सासा देख लेगी। सुकृति बहुत खुश होती है और वो अक्षता को गले लगा लेती। और उधर सासा को जब भी सिद्धार्थ का कॉल आता तो सासा उससे बहुत सारी रोमांटिक बातें करती, इधर उधर की बातें करती। इवन रात रात भर दोनों लगे रहते थे। अगली सुबह जब सुकृति और अक्षता ऑफिस जाने के लिए उठे, वो देखे कि सासा तो अभी तक सो रही। अक्षता कहती अरे तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? सासा कहती यार अभी 10 मिनट पहले ही तो मैं सोई हूँ। उसकी बात सुन के सुकृति और अक्षता हंसते रहो, कहते तू लग रहा आज नहीं जाएगी, चल तू सुकृति का फोन दे और सो जा। सासा सुकृति का फोन देती है और सासा सो जाती है। क्योंकि वो रात भर फोन पे लगी थी तो उसकी नींद पूरी हुई ही नहीं थी, इसीलिए आज सुकृति और अक्षता ही ऑफिस के लिए चले जाते हैं। जब दोनों कार में जा रहे थे तो दोनों बड़े हंसते हैं। फिर अक्षता कहती है कि लग रहा है सिद्धार्थ को सासा से प्यार हो गया। तो सुकृति कहती है अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएं और भाग जाए, मेरा पीछा छूटे। तो अक्षता कहती फिक्र मत करो, तुम्हारा उससे पीछा छूट जाएगा। पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद दोनों शाम को छुट्टी होती है और अपने घर को चले जाते हैं। और जब घर में जाते वो देखते हैं कि सासा कॉफी पी रही है और थोड़ी सी टेंशन में लग रही है। तो सुकृति उसके पास जाती है और अक्षता भी जाती। फिर कहती क्या हुआ, तूने वैसे रात भर ऐसी क्या बात की जो तुझे नींद ही नहीं आई और तुझे सुबह नींद आई? तो सासा कहती यार सुकृति और अक्षता मुझे लगता है तुम दोनों ना बुरे फंसने वाले हो। तो अक्षता कहती ऐसा क्यों बोल रही है यार? तो सासा कहती देखो मैंने सिद्धार्थ से रात भर बात की और उसने ना बस येस और नो में ही रिप्लाई दिया और काफ़ी वेल एजुकेट पर्सन लगा मुझे। तो सुकृति कहती हाँ तो क्या हो गया, हम भी तो वेल एजुकेट हैं। तो सासा कहती यार तू समझ नहीं रही है, जैसे कि तेरे खानदान वाले खतरनाक है ना, तेरे चाचा गुंडागर्दी करते हैं ना, वैसे ही सिद्धार्थ की फैमिली भी कुछ इसी टाइप की है, सही है दोनों का खानदान मिल रहा है। तो सुकृति कहती ऐसा मत बोल यार। फिर सासा कहती है कि यार देखो मैं ना तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ना तुम दोनों का रिश्ता नहीं तोड़वा सकती, लेकिन मैं तुम दोनों को एब्रोड भेज सकती हूँ। तो तुम दोनों ना एब्रोड चले जाओ और यहाँ पे जब तुम्हारे फैमिली मेम्बर ढूंढने आएंगे तो मैं बता दूंगी मुझे नहीं पता। तो अक्षता कहती देख यार हम दोनों तो एब्रोड नहीं जाने वाले और हम इतना क्यों डर रहे हैं, हम बस प्यार ही तो करते हैं ना, हमने कोई किसी की चोरी थोड़ी की है और हम तो इंडिया से बाहर जाएंगे नहीं। हालांकि हम दोनों को बहुत बार ये अपॉर्चुनिटी मिली है लेकिन हम नहीं जाने वाले, हमें अपने इंडिया से बहुत प्यार है और जहाँ हम रहते हैं वो हमारा घर है, हम अपने घर को कहीं नहीं छोड़ के जाने वाले और इन फ्यूचर जो भी होने वाला है वो मिल के सामना करेंगे। तो सासा कहती अक्षता सुकृति मुझे तुम दोनों का प्यार समझ आता है लेकिन तुम दोनों समझने की कोशिश करो। जिस तरह से मैंने सिद्धार्थ से बात की, सिद्धार्थ की बातों से लगा कि अगर उसको धोखे के बारे में पता चला, अगर उसको पता चला कि हम लोग उसके साथ क्या गेम खेल रहे हैं तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। तो मैं थोड़ी डर गई, मुझे तुम दोनों की भी फिक्र है। तो अक्षता सुकृति को किस कर लेती है और वो कहती है कि बेबी जो भी होगा तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? तो सुकृति कहती है बेबी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तो सासा कहती ठीक है यार अब जो भी होगा देखा जाएगा। फिर सासा कहती और हाँ तुम दोनों ये चुम्मा चाटी ना अपने कमरे में क्या करो, मेरे सामने मत क्या करो, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है। उसकी बात सुन के दोनों हंसते हैं। फिर वो दोनों कमरे में चले जाते हैं और ऐसे ही दिन बीत रहे थे, डर डर में दोनों अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन सुकृति को उसकी मम्मी का कॉल आता है। अपनी मम्मी का कॉल तो वो अवॉइड करती है लेकिन बहुत बार कॉल करने पे कॉल उठा लेती है। उसकी मम्मी कॉल उठाते कहती है बेटा तेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। ये सुन के तो सुकृति का दिल ही बैठ जाता है। फिर अक्षता भी दोनों की बात सुन रही थी। उसकी मम्मी कह रही थी कि देख शादी में बस 2 महीने रह गए तो तू वापस आ जा, क्योंकि शादी की तैयारी करते करते टाइम कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिर सुकृति गुस्से में कहती मम्मी आपको तो सब कुछ अच्छे से पता है ना कि मैं चाहकर भी किसी लड़के के साथ नहीं रह सकती, फिर भी आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करके ये सब ड्रामा कैसे कर सकते हो? तो उसकी मम्मी भी गुस्से में कहती कि देख मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है तो तेरे सही गलत सबका फैसला लेने का मेरा हक है और माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके बच्चों की शादी करानी, और तेरी और मेरी जो जिम्मेदारी तेरी शादी कराने का, ये जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी। और हाँ सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की फैमिली बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे घर के लोग हैं, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा तुझे, इसलिए ज़्यादा नखरे ना करो, अपना सामान पैक करो जल्दी से वापस आ जा। ये बोल के उसकी मम्मी कॉल कट कर देती। सुकृति गुस्से में फ़ोन ही फेंक देती है और फिर सुकृति अक्षता को गले लगाती है और रोने लग जाती है। फिर अक्षता कहती है कि तुम्हारी मम्मी को अब मैं क्या बोलूँ, एक काम करो तुम ना हम दोनों के जो रिश्ता है ना
उसके बारे में मम्मी को बता दो, क्या पता वो पिघल जाए और वो सोचे कि मेरी बेटी जिसके साथ खुश है उसके साथ ही रहने दूँ। तो सुकृति कहती कोई फ़िल्म चल रही क्या यहाँ पे? तुम्हें नहीं पता मेरी फैमिली कितनी खतरनाक है, अगर उन्हें पता चला ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो वो लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे लेकिन तुम्हें ज़रूर कुछ कर देंगे, और मेरे होते हुए अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं तो जीते जी मर जाऊँगी। तो अक्षता कहती बेबी वो ट्राई तो करते हैं ना। तो सुकृति कहती नहीं, मैं ऐसे रिस्क बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ। तो एक काम करते हैं ना, सासा ने बोला ना कि वो हमें अब्रॉड भेज सकती, क्यों ना हम दोनों अब्रॉड चले जाए। वो सही कह रही है, एक बार हमारे घर वाले यहाँ ढूंढने आएंगे और उन्हें सासा बोल देगी ना कि उसे नहीं पता, तो वो लोग हमें कैसे ढूंढ पाएंगे। तो अक्षता कहती देखो सासा बस हमें अब्रॉड भेजेगी, लेकिन अब्रॉड जाके हर चीज़ की तैयारी हमें सिर्फ जीरो से करनी पड़ेगी, और इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं हर चीज़ जीरो से स्टार्ट कर सकूँ। यहाँ पे हमारा वेल सेटल एक लाइफ है, यहाँ पे हम अच्छे से रह सकते हैं। दोनों ऐसी शादी की बातों को इग्नोर करके बस ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे कॉल पे कॉल आए जा रहे थे। दोनों काफ़ी परेशान हो रहे थे और अक्षता हमेशा एक ही बात बोलती कि एक बार घर वालों को बोल के ट्राई करो, और सुकृति का एक ही जवाब होता कि नहीं मैं घर वालों को नहीं बोलूँगी। फिर अक्षता कहती अच्छा नहीं बोलूँगी, तुम सिद्धार्थ से शादी कर दोगी, तुम उसके साथ खुश रह पाओगी, जी पाओगी मेरे बिना? तो सुकृति कहती मैं तो सोच के ही डर जाती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। तो सासा कहती है कि यार सुकृति सही कह रही है, वो चाहकर भी घर वालों को नहीं बता सकती, क्योंकि तू कभी मिली नहीं है ना इसके घर वालों से, मैं मिली हूँ। छोटी छोटी बात पे कट्टा निकाल लेते हैं और छोटी छोटी बात पे ना ऐसे करते हैं जैसे कि सामने वाले को मार ही देंगे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और शादी में बस 10 दिन ही रह गए थे, और सुकृति को उसकी मम्मी का कॉल पे कॉल आ ही रहा था, लेकिन अब तो सुकृति कॉल भी नहीं उठाती। लेकिन एक दिन बहुत कुछ सोचने समझने के बाद अक्षता उसकी मम्मी का कॉल उठा लेती है, और वो कॉल उठा के बोलती है आंटी जी नमस्ते, मैं आपकी बेटी की दोस्त हूँ। तो उसकी मम्मी कहती बेटा सुकृति को कॉल देना। तो अक्षता कहती आंटी जी मेरी एक बार बात सुन लीजिए। तो उसकी मम्मी कहती हाँ बोलो। तो अक्षता कहती है कि मैं सुकृति की दोस्त नहीं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं और बहुत प्यार करते हैं, जी नहीं सकते एक दूसरे के बिना। ये बात सुकृति आपको कभी कह नहीं पाएगी, इसलिए सोचा मैं ही कह दूँ। जब ये बात सुनी तो सुकृति की मम्मी से हाथ से फ़ोन ही छूट गया, और जब क्योंकि उनको एक सदमा सा लगा था, सामने सारी तैयारियाँ हो रही थी, रिश्तेदार आ रहे थे, शादी के सगन ज्वेलरी सब कुछ आ ही चुका था। ये सब देख के उन्हें सदमा लगा था कि उनकी बेटी ये सब क्या कर रही है बेंगलोर में। जब उनके हाथ से फ़ोन छूटा तो चाचा जी आ गए, सुकृति के चाचा जी, और वो फ़ोन उठा लेते हैं और भाभी जी को देखते हैं कि ये ऐसी कौन सी बात हो गई कि उनके हाथ से फ़ोन ही छूट गया। वो फ़ोन को कान पे लगाते और अक्षता उधर सारी लव स्टोरी बता रही थी, और उन दोनों की लव स्टोरी चाचा जी भी सुन लेते हैं। लव स्टोरी सुनने के बाद उनकी आंखें लाल हो जाती और दिमाग गुस्से से गर्म हो जाता है, और वो भाभी जी यानी कि सुकृति की मम्मी के पास जाके कहते कि भाभी जी ये सब क्या, आप क्या चाहती हैं? तो उसकी मम्मी गुस्से में कहती है कि मैं कुछ नहीं चाहती, अब तुम लोग देखो कि क्या करना है। तो उस चाचा जी कहते हैं कि फ़िक्र मत कीजिए, ये बात हमारे घर की इज्जत की है और ये बात दबी ही रहेगी। और ये बोल के सुकृति के चाचा अपनी उस दोस्तों के साथ प्लेन में बैठ के बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं, और वो सारे एड्रेस भी निकाल लेते हैं जहाँ पे सुकृति और अक्षता रहते थे। और कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद वो बेंगलोर में पहुँच भी जाते हैं, और वो सीधा फ्लैट पे पहुँचते हैं जहाँ पे कि सुकृति और अक्षता सासा रहते थे। वो दोनों सुबह के करीब 11 बजे के आसपास पहुँचते हैं, चाचा जी अपने कुछ मुस्टंडे दोस्तों के साथ। वो फ्लैट पर नॉक करते हैं, सासा दरवाज़ा खोलती है, सासा तो पहचान जाती है, लेकिन फ्लैट में सुकृति और अक्षता भी नहीं थे, वो दोनों ऑफिस गए थे। चाचा जी तुरंत अंदर आते हैं, वो सारी छानबीन करने लगते हैं और वो सीधा कमरे में जाते हैं। सुकृति और अक्षता के कमरे में जाने के बाद वो फ़ोटोज़ देख लेते हैं, और वो देख लेते हैं कि अक्षता कौन है और दिखती कैसी। फिर सासा कहती है कि कौन है आप सब, ऐसे कैसे घर में घुस सकते हैं? फिर वो कहते हैं कि देख बेटा हम लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं, हम तुझे नहीं छुएंगे, तू चुपचाप बता दे कि ये दोनों कहाँ हैं। तो सासा कहती मुझे नहीं पता। तो फिर चाचा जी कहते हैं कि अगर तू लड़का होता ना तो तेरे को ऐसा मारते ना कि एक बार में ही बोल दी थी, लेकिन तू लड़की, हम तुझे छुएंगे नहीं, हम यहीं पे इंतज़ार करेंगे उन दोनों का, देखते हैं कब तक आते हैं। और चाचा जी बाहर बैठ जाते हैं, और इधर सासा घबरा रही थी कि वो अब वो क्या करे। फिर सासा बाथरूम का बहाना बना के वॉशरूम जाती है, और वो सीधा सुकृति को फ़ोन करती हुई कहती है कि तेरे चाचा जी आ रखे हैं यहाँ पे, बहुत गुस्से में, तुम दोनों चाह कर भी यहाँ फ्लैट में मत आना। अक्षता भी सुन रही थी। फिर अक्षता कहती है कि कुछ नहीं होगा, हम दोनों फ्लैट में आ रहे हैं, यही तो मौका है उनसे बात करने का, फेस टू फेस मिल के बात करेंगे, और मुझे पता है कि वो हमारे प्यार को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। सुकृति अक्षता को प्यार से समझाती है, और वो कहती है कि देखो ये कोई फिल्म नहीं चल रहा कि तुम जाओगे अपने प्यार के बारे में बताओगे और वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो जान से मार देंगे, समझा करो। तो अक्षता कहती है कि ऐसे डर डर के ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, कभी ना कभी तो सच्चाई से सामना करना ही पड़ेगा। और ये बोल के
अक्षता अपनी कार स्टार्ट करती है और सुकृति भी उसके साथ बैठ जाती है। दोनों के दिल में काफ़ी घबराहट थी, लेकिन आज आर या पार होने वाला था। अक्षता और सुकृति फ्लैट के अंदर जाते इससे पहले दोनों बाहर एक दूसरे को देखते हैं और गले लगा लेते हैं और सुकृति की आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहते। अक्षता कहती है कुछ नहीं होगा, चलो। वो दोनों अंदर जाते हैं और चाचा जी जैसे अक्षता को देखते हैं उसे उसका हाथ पकड़ते हैं, उसे बैल्कनी में ला के धक्का देते हैं और उसके जो कुछ दोस्त आए थे सभी दरवाज़ा बंद कर देते हैं और खिड़कियाँ भी बंद कर देते हैं। फिर अक्षता कहती चाचा जी एक बार बात समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन चाचा जी तो बात सुन रहे थे, लेकिन उनके जो कुछ दोस्त थे वो बिल्कुल बात नहीं सुनते। वो अपने जेब से कुछ ऐसी हथियार निकालते जिससे कि अक्षता के सर पे मारते हैं और अक्षता वहीं बेहोश हो जाती है। अक्षता को बेहोश देख सुकृति के मुंह से आह तक की आवाज़ नहीं निकलती। वो एक जिंदा लाश बन गई थी खड़े खड़े, बस वो अक्षता को नीचे गिरी हुई देख रही थी। और उधर सासा तो ये सब देख के बेहोश ही हो गई थी। सासा इसलिए बेहोश हो गई थी क्योंकि अक्षता जैसे ही नीचे गिरी उसके सर से काफी खून बहा था और अक्षता ने वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। सुकृति अक्षता को नीचे गिरा हुआ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं आ रहे थे, उसके फेस पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो जिंदा लाश बन चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से भी उसकी आत्मा छोड़ चुकी है। सारे सपने जो उन दोनों ने मिलकर सजाए थे वहीं पे सब छन्नी छन्नी हो जाता है और चाचा जी सुकृति का हाथ पकड़ते हैं, उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं, लेकिन उस थप्पड़ का असर भी सुकृति पे नहीं पड़ता है। बोला ना, वो बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी एक जिंदा लाश की तरह। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था। उसके चाचा जी अपने दोस्तों से कहते हैं कि उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देना और वो लोग वैसे ही करते हैं और सुकृति को दिल्ली लेके चले जाते हैं और सिद्धार्थ के साथ उसकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है जोरों शोरों से। और इधर सुकृति रोती है, उसके सामने बस अक्षता का चेहरा आ रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अक्षता अब इस दुनिया में नहीं रही। वो चाहकर भी खुल के हंस नहीं पा रही थी, खुल के रो नहीं पा रही थी। शादी में सभी खुश थे, सभी नाच रहे थे, गा रहे थे, बहुत ही सारी खुशी की बातें हो रही थी, लेकिन सुकृति के जहन में बस अक्षता ही चल रही थी। उसको पता अक्षता अब कभी लौट के नहीं आएगी। उसके चाचा और उसकी मम्मी कमरे में आते हैं और वो कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, ये बातें बाहर नहीं आएगी, इसको एक बुरा सपना समझ के भूल जा। और ऐसे सुकृति की शादी सिद्धार्थ से हो जाती, लेकिन शादी होने के बाद तो मानो सुकृति पे एक पहाड़ सा ही बैठ गया। उसके सारे सपने चूर हो चुके थे जो उसने अक्षता के साथ देखे थे और वो सिद्धार्थ से तो बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वो बस जिंदा लाश की तरह रहती थी, ना हंसती थी, ना बोलती थी, ना ही समय पे खाना खाती थी। वो किसी से बात नहीं करती, ना अपने घर से ना अपने पति से। उससे अब ये दुख दर्द झेला नहीं जा रहा था। वो अक्षता को चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। उसके जहन में बस अक्षता चल रही थी और वो बिल्कुल पागल ही हो चुकी थी। इसलिए जब एक दिन जब वो घर में अकेली थी, कोई भी नहीं था, तो वो चारों तरफ देखती, फिर वो पंखे को देखती है और बस फिर क्या था, उस दिन वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। वो उससे भी सारे दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है और वो भी अक्षता के पास पहुंच जाती है। अब कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। दो प्यार करने वालों को अपनों ने ही खा लिया, अपनों ने ही जीने नहीं दिया। तो गाइस यही थी आज की कहानी और ये कहानी हर एक लेस्बियन के साथ जो होता है वही था। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन जिससे भी हम प्यार करते हैं उसके साथ अक्सर जी नहीं पाते। कभी सामने वाला धोखा दे देता है तो कभी हम परिवार वालों के सामने हार जाते हैं। तो गाइस यही थी आज की कहानी। होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी में।